एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। तो अपन डिफरेंस देखेंगे कि आरएनए और डीएनए में मुख्य अंतर क्या होते हैं और कुछ स्पेशल प्रकार के डीएनए या आरएनए के उदाहरण भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, डीएनए और आरएनए में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो इधर हमने डीएनए ले लेते हैं, इधर हम आरएनए ले लेते हैं। तो पहला देखिए डिफरेंस क्या होता है कि कुछ पादप वायरस, क्योंकि डीएनए तो एक सार्वत्रिक आनुवंशिक पदार्थ होता है और आरएनए, जब तक डीएनए और आरएनए मौजूद होते हैं आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है। लेकिन जैसे कुछ वायरस होते हैं जिनके अंदर डीएनए या आरएनए में से कोई एक ही पाया जाता है, बाकी जीवों में तो दोनों होते हैं। इसलिए वायरस क्या होते हैं, इस कुछ बातों में अपवाद के तौर पर हम उनको देखते हैं। देखिए पहला अंतर देखिए, कुछ पादप वायरस जो प्लांट वायरस होते हैं, उन पादप वायरसों को छोड़कर अन्य वायरसों एवं सभी जीवों में, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, सभी के अंदर डीएनए पाया जाता है। और आरएनए, ये कुछ जंतु वायरसों और जीवाणु भोजियों को छोड़कर, जंतु वायरसों में क्या होता है, डीएनए पाया जाता है, जीवाणु भोजियों में भी डीएनए पाया जाता है। तो कुछ जंतु वायरसों, यानी सभी को नहीं, अब इसमें भी अब कुछ जंतु वायरस ऐसे होंगे जिनमें आरएनए होगा, इसलिए हम यहाँ शब्द लगा रहे हैं कुछ। कुछ जंतु वायरसों, कुछ जीवाणु भोजी को छोड़कर अन्य जो वायरस होते हैं, जैसे पादप वायरस है और कुछ जंतु वायरस है, जैसे अपन इसके एक HIV का उदाहरण पढ़ने वाले हैं। तो HIV जंतु वायरस है लेकिन उसमें आरएनए होता है। तो कुछ जंतु वायरसों, जीवाणु भोजियों को छोड़कर अन्य वायरसों व सभी जीवों में आरएनए पाया जाता है। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण अंतर, ये द्विरज्जु की द्विकुंडलित होता है। जैसे अपन देखें तो ये द्विरज्जु की संरचना होती है, इसके अंदर दो रज्जुक पाए जाते हैं जिनके नाइट्रोजन क्षारक हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये द्विरज्जु की या द्विकुंडलित होता है, जबकि ये केवल एक रज्जु की होता है, सिंगल स्टैंडर्ड जिसको बोलें, और इसको बोलते हैं अपन डबल स्टैंडर्ड, इसको बोलेंगे सिंगल स्टैंडर्ड। तो ये द्विरज्जु की, एक रज्जु की, या द्विकुंडलित, ये एक कुंडलित। तीसरा जो महत्वपूर्ण अंतर ले रहे हैं वो है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, इसलिए इसको डीएनए, जब अपन कह रहे हैं इसमें आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। तो राइबोज शर्करा का तो जो सूत्र होता है वो C5H10O5 होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, इसके 2 नंबर कार्बन पर एक हाइड्रोजन कम होती है, इसलिए इसका सूत्र बन जाता है C5H10O4। तो हम ये पिछले वीडियो के अंदर ये अपन देख चुके हैं कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। चौथा महत्वपूर्ण अंतर देखिए इसके अंदर कि जो डीएनए होता है उसमें पिरिमिडीन क्षारक थाइमीन यानी T और साइटोसिन यानी C पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में पिरिमिडीन क्षारक यूरेसिल U और साइटोसिन C पाया जाता है। देखिए साइटोसिन इसमें भी है तो इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर आरएनए और डीएनए में मुख्य फ़र्क ये हो जाता है कि डीएनए में तो थाइमीन पाया जाता है और फिर आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है। तो इस तरह से प्यूरिन क्षारक तो दोनों में समान होते हैं, लेकिन पिरिमिडीन क्षारक में थोड़ा फ़र्क है। डीएनए में पिरिमिडीन क्षारक थाइमीन और साइटोसिन होते हैं, यहाँ पर यूरेसिल और साइटोसिन होते हैं। पांचवा देखिए अंतर, डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडीन क्षारकों की मात्रा बराबर होती है, क्योंकि ये द्विरज्जुकी है, 4 घाव के नियम का पालन करता है, इसलिए जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पिरिमिडीन होंगे। कैसे? जैसे ये प्यूरिन है तो ये पिरिमिडीन से जुड़ा रहेगा, जैसे ये पिरिमिडीन है तो ये प्यूरिन से जुड़ा रहेगा। तो जितने प्यूरिन उतने पिरिमिडीन, जितने पिरिमिडीन उतने ही प्यूरिन, ये इसके अंदर बराबर मात्रा होती है दोनों की। अब चूंकि ये एक रज्जु की होता है तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें ये मात्रा बराबर नहीं होती है, प्यूरिन और पिरिमिडीन क्षारकों की मात्रा बराबर नहीं होती है आरएनए में। अब देखते हैं छठवां प्रश्न, देखिए एक और इम्पोर्टेंट, डीएनए में असामान्य जो क्षारक होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। एक सामान्य क्षारक होते हैं, यानी इन चारों नाइट्रोजन क्षारकों के अलावा भी कुछ क्षारक या न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं जो असामान्य एबनॉर्मल होते हैं। जैसे डीएनए में ये देखने को नहीं मिलता है,
लेकिन आरएनए में अनेक असामान्य क्षारक उपस्थित होते हैं। जैसे अपन जब आरएनए को पढ़े तो उसके अंदर अपन डाईहाइड्रोयूरिडीन पढ़ेंगे, एक सूडोयूरिडीन पढ़ेंगे। तो ये जो असामान्य नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, DHU, सूडोयूरिडीन, इनोसोनिन, तो ये असामान्य क्षारक होते हैं जो केवल आरएनए के अंदर उपस्थित रहते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है। अगला महत्वपूर्ण अंतर देखते हैं। देखो, डीएनए के संश्लेषण के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो डीएनए को नई डीएनए की कॉपी बनाना होता है तो उसके लिए अपन को एंजाइम चाहिए, उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। और आरएनए के संश्लेषण के लिए हमें एंजाइम चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट अंतर देख लेते हैं, और लास्ट देखिए, डीएनए जीवों में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, एक प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। डीएनए का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य यही है, आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करना। लेकिन आरएनए का मुख्य कार्य हो जाता है प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो जब प्रमुख कार्य की बात आती है ना डीएनए और आरएनए की, तो आपको याद रखना है कि डीएनए का प्रमुख काम आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करना है। ये जीव के आनुवांशिक गुणों को संचित रखता है, स्टोरेज रखता है। जबकि आरएनए का मुख्य काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, जो प्रोटीन के उसके अंदर कोड है उसके अनुसार प्रोटीन का निर्माण करना और अपनी सूचनाओं को प्रोटीन में स्थानांतरित करना। तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करेगा और आरएनए प्रोटीन संश्लेषण की तरह काम करेगा। इसका देखिए आगे, आनुवांशिक सूचनाओं का संग्रहण और नियंत्रण करने का कार्य भी डीएनए करता है। तो जितने भी एक जीव की आनुवांशिक सूचनाएं होती है उसका संग्रहण यानी उनका स्टोरेज डीएनए करता है, और उसको कंट्रोल यानी नियंत्रित करने का काम भी डीएनए करता है। यहाँ पर देखिए, आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र करने का काम, प्रोटीन तक ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। तो एक तो अपन ये कह सकते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम कौन करता है, डीएनए। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण करना। आनुवांशिक सूचनाओं का स्टोरेज या संग्रहण कौन करता है, डीएनए करता है। और उन सूचनाओं को ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है, वो आरएनए करता है। पादप वायरसों और कुछ जंतु वायरसों में ये आनुवांशिक पदार्थ का भी काम करता है। देखिए, वायरस में क्या होता है, डीएनए और आरएनए में से कोई एक ही न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। इसलिए जिन वायरसों में केवल और केवल आरएनए पाया जाता है, तब यह आरएनए वहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है। लेकिन डीएनए और आरएनए बाकी जितने भी प्रोकैरियोट है और यूकैरियोट है और अन्य जो वायरस होते हैं उनमें डीएनए जो जिसमें पाया जाता है उनमें डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है। लेकिन हमें यहाँ पर भी देखना है कि डीएनए और आरएनए हालांकि दोनों आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करेंगे, लेकिन आरएनए कब करेगा, कुछ वायरसों में ही आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर कुछ अपन महत्वपूर्ण वायरस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, पादप वायरसों में देखो मुख्यतः आरएनए पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। जैसे तंबाकू मोजेक वायरस टीएमवी ये वायरस इसमें खोजा गया था। और एक है क्यू बीटा जीवाणुभोजी, ये भी है याद रखना, अपवाद है एक जीवाणुभोजी का, क्यू बीटा जीवाणुभोजी। और तंबाकू मोजेक वायरस ये आपकी किताब में एक उदाहरण है कि ऐसे जीवाणुभोजी का नाम बताइए जिसके अंदर आरएनए है, जबकि जीवाणुभोजियों में डीएनए होता है। तो यह है क्यू बीटा जीवाणुभोजी। और टीएमवी तंबाकू मोजेक वायरस जो तंबाकू पर धब्बे उत्पन्न करता है, एक वायरस है और उसमें आरएनए पाया जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, ऐसे पादप वायरस जिसमें डीएनए हो और उसका नाम है कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस। कॉलीफ्लावर का मतलब है जो गोभी आती है उस गोभी के पत्तों में ये धब्बे उत्पन्न करता है, मोजेक उत्पन्न करता है, और ऐसा वायरस उसमें ये वायरस लग जाता है और जो गोभी की फसल है वो ख़राब होने लगती है। तो वो होता है कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस। तो उसकी जब जांच की गई तो उसमें ये चूँकि पादप वायरस है लेकिन उसमें डीएनए पाया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको याद रखना है कि ऐसा पादप वायरस, हालांकि पादप वायरस में मुख्यतः आरएनए होते हैं, लेकिन ऐसा पादप वायरस जिसमें डीएनए होता है वो कौन है, कॉलीफ्लावर। अब बात करते हैं अपन जंतु वायरसों की। देखो, जंतु वायरस में मुख्यतः डीएनए होता है, डीएनए होता है जंतु वायरसों के अंदर। परंतु आरएनए वाले जंतु वायरस देखो जिसमें आरएनए होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। जैसे आपके HIV वायरस,
रेबीज वायरस, एक इन्फ्लुएंजा और होता है, इन्फ्लुएंजा जो मिक्स वायरस होता है जिसमें सामान्य जुकाम लगती है, और एक पोलियो वायरस जिस पोलियो फैलाता है। इन वायरसों में ये जो कि जंतु वायरस है लेकिन इनमें आरएनए पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए HIV जो एड्स फैलाता है, रेबीज वायरस जो हाइड्रोफोबिया रोग फैलाता है, इन्फ्लुएंजा जो सामान्य जुकाम फैलाता है, पोलियो जो पोलियो फैलाता है। तो ये वायरसों में आरएनए पाया जाता है अपवाद के स्वरूप, जबकि ज़्यादातर जंतु वायरसों में डीएनए मिलता है। जीवाणुभोजियों में मुख्यतः डीएनए पाया जाता है जो कि द्विरुजुकी होता है, ये आपको याद रखना है। जीवाणुभोजी चूंकि वायरस होते हैं और इनमें डीएनए पाया जाता है। लेकिन देखिए ऐसे जीवाणुभोजी जिनमें एक रज्जुकी डीएनए यानी SSDNA यानी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी है लेकिन उसका एक ही रज्जुक है। देखिए तो उसके उदाहरण आपको याद रखना है। ये आपको 5×174 और M13, ये आपको दोनों उदाहरण याद रखने हैं। तो 5×174 एंड M13 ऐसे जीवाणुभोजी है जिनके अंदर केवल एक रज्जुकी डीएनए पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि डीएनए तो हमने द्विरुजुकी पढ़ा था, लेकिन डीएनए होता है वो एक रज्जुकी भी होता है, और वो होता है कुछ जीवाणुभोजी जैसे 5×174 और M13 के अंदर। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात और कर लेते हैं अपन। देखिए ये है कि प्रोटीन बनाम डीएनए के बीच एक विवाद चल रहा। प्रोटीन बनाम डीएनए के बीच में आनुवंशिक पदार्थ को लेकर हुए विवाद को मुख्य रूप से किस प्रयोग द्वारा सुलझाया गया? तो अभी तक हर्शे व चेस के प्रयोग से पहले ये विवाद बना हुआ था कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है या डीएनए है, लेकिन हर्शे व चेस के प्रयोग से ये सिद्ध हो गया था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करता है। तो इसका उत्तर हो जाता है जो प्रोटीन और डीएनए का जो आनुवंशिक पदार्थ का विवाद था वो हर्शे व चेस के प्रयोग से सुलझ गया था। हर्शे व चेस ने प्रयोग ने जीवाणुभोजी जो T2 जीवाणुभोजी था, और हमने देखा था कि P32 रेडियो एक्टिव और सल्फर 35 रेडियो एक्टिव को लेकर उन्होंने ई कोलाई जीवाणु लेकर और इस ई कोलाई जीवाणु पर जीवाणुभोजी डालकर देखा था, और फिर हिलाकर सेंट्रीफ्यूज करके उन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा देखी थी। तो हमने वो प्रयोग पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो हर्शे व चेस के प्रयोग से ये मामला सुलझ गया था। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। सर्वमान्य आनुवंशिक पदार्थ की रूप में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल कार्य करता है? सर्वमान्य, यहाँ पर अपन सर्वमान्य या सार्वत्रिक आनुवंशिक पदार्थ कह सकते हैं, तो उसमें है डीएनए। यहाँ पर ये भी याद रखना है कि आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम कर सकता है। कब? जब डीएनए मौजूद नहीं है, यानी कुछ वायरसों में। और नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, हाँ, कि डीएनए एक प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्यों? डीएनए प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ है, इसका कारण क्या है? तो देखिए डीएनए में ऐसे संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल एंड क्रियात्मक यानी फंक्शनल गुण पाए जाते हैं। ऐसी संरचनात्मक और क्रियात्मक गुण पाए जाते हैं। संरचनात्मक मतलब देखिए इसमें अंदर एक डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, उसके अंदर एक स्थिर थाइमीन नाइट्रोजनिक क्षारक पाया जाता है। तो कुछ संरचनात्मक और क्रियात्मक गुण जैसे वो द्विरुजुकी होता है तो ज़्यादा स्थायी होता है। तो डीएनए में ऐसी संरचनात्मक और क्रियात्मक गुण पाए जाते हैं जिसके कारण ये एक प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ है। जैसे डीएनए रासायनिक दृष्टि से एक स्थिर यानी स्टेबल पदार्थ होता है। इससे जीव की आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित और नियंत्रित करने की क्षमता होती है। मतलब आरएनए एक प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ क्यों नहीं है? क्योंकि आरएनए डीएनए की अपेक्षा कम स्थिर है, कम स्टेबल होता है, जबकि डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा ये इसमें गुण पाए जाते हैं जिसके कारण ये एक प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखने वाले हैं कि आनुवंशिक पदार्थ के क्या गुण होते हैं, तो वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।